दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बेसिक अकाउंट कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, कैसे जनरल एंट्री की जाती है, कैसे लेजर बनाए जाते हैं। लेकिन लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है उसे किस ग्रुप में रखा जाए। तो टैली सॉफ्टवेयर में ये ग्रुप पहले से बने होते हैं और चाहे तो इन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ग्रुप को जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि किस लेजर को हम किस ग्रुप में रखेंगे। तो लेजर बनाते समय हमें तय करना होता है कि जो लेजर हम बना रहे हैं उसका उपयोग ग्रुप क्या है। तो आज के क्लास में हम इन सब ग्रुप के बारे में जानेंगे। हम आपको बता दें कि जो बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंट तैयार होता है, बैलेंस शीट तैयार होता है, तो आपके सामने देखिए यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट ओपन किया है और यहाँ पे कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, तो इन सब के बारे में, यानी कि जो ये चीजें यहाँ पे आई हुई हैं वो ग्रुप के माध्यम से ही यहाँ पे ये डिस्प्ले करता है। यानी जो हमारे ग्रुप टैली जो सॉफ्टवेयर है वो इन बैलेंस शीट को ध्यान में रखकर ही ग्रुप को पहले से बना के हमें दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको इन ग्रुप के बारे में पूरे डिटेल के साथ समझाते हैं। तो चलिए हम लेजर क्रिएट करते हैं और देखते हैं किस लेजर को हम किस ग्रुप में रखेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली के मास्टर सेक्शन में जाएंगे और लेजर पे आकर इंटर प्रेस करते हुए, तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर लेजर नेम, तो हमें वो यहाँ पे वो नाम टाइप करना होता है जिनका लेजर हमें क्रिएट करना होता है। तो लेजर हमें कितना और कैसे क्रिएट करना है वो हमारे जनरल एंट्री पे डिपेंड करता है। यानी हमें वही लेजर खोलने होते हैं जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैपिटल अकाउंट का लेजर खोला और यहाँ पर अंडर ग्रुप, यानी हमें यह तय करना होता है, राइट साइड में हमें यहाँ पे ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसकी संख्या हम आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 34 शो करता है। लेकिन टैली में जो ग्रुप हमारे हैं वो 28 हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे यहाँ पर क्यों आपका 34 शो करता है और वहाँ पे आपका 28 शो करता है। तो इसका कारण ये है कि कुछ ग्रुप टैली में डबल दिए हैं, जैसे बैंक ओसीसी और बैंक ओडी, और यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज और एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट होगा। तो इस तरह यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो इस तरह कुछ ग्रुप जो है डबल दिया है, इसलिए यहाँ पर संख्या 34 शो करता है। तो हमें जो लेजर हम क्रिएट करते हैं उन्हें हमें तय करना होता है कि हमें उसे किस ग्रुप में डालना है। तो यहाँ मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो इसे हम डालेंगे कैपिटल के अंतर्गत। तो हम यहाँ पे सी प्रेस करते हैं और कैपिटल के अंदर इसे प्रेस डालते हैं। तो हमें यह तय करना होता है कि हमें किस लेजर को किस ग्रुप में डालना है। तो हम चलते हैं पूरे डिटेल में इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो 28 ग्रुप है वो कैसे शो करते हैं। तो आप यहाँ पे आए और चार्ट ऑफ अकाउंट में आए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप्स, लेजर्स। तो जैसे आप ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल जो ग्रुप है वो 28 है, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप है। यानी आप अल्टर या फोन करेंगे तो यहाँ पे 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सेकेंडरी ग्रुप, ये सब ग्रुप आपको शो करेगा। और इसमें जो इसकी कैटेगरी है वो 4 होती है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेजर है, जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, तो जो लेजर हम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले जो हमें अंडर सेक्शन में जो हम ग्रुप चुनेंगे, तो पहला जो लेजर है बैंक। तो सबसे पहले हम इन ग्रुप के बारे में आपको विस्तार पर बताएंगे कि हमें किस ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से लेजर खोल सकते हैं। तो हम बताएंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट है और हम यहाँ पे जानेंगे बैंक ग्रुप के अंतर्गत हम किन किन लेजर को खोल सकते हैं। तो बैंक जो टैली में ग्रुप है वो 28 है, जो 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 सब ग्रुप होता है। और हमारे जो नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, एसेट्स होते हैं, इनकम होते हैं, एक्सपेंसेज होते हैं। इन 4 नेचर की टैली सॉफ्टवेयर इन 4 नेचरों के हिसाब से हमारे ग्रुप को सेट किया हुआ है। तो ये पहले से प्रीडिफाइन हमें ग्रुप मिले हैं, हमें सिर्फ लेजर खोलने होते हैं और किन लेजर को किन ग्रुप में डालना है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट के अंतर्गत हम सभी बैंक अकाउंट, चाहे वो सेविंग हो, चाहे हमारे करेंट अकाउंट हो, सभी अकाउंट अगर हमारे 2 या 3 बैंक में भी खाते हैं, जैसे एसबीआई है, यूनियन है, एफडीएफसी है, तो उन सभी के अकाउंट हम बैंक अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे। इसके बाद
जो हमारे नेक्स्ट है बैंक ओडी या बैंक ओसीसी। तो बैंक ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट और ओसीसी का मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट। यानी बैंक हमें अपने खातों पर बैलेंस न होने पर कुछ अमाउंट निकालने की सुविधा देती है, जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं। तो ऐसे हम बैंक ओडी और बैंक ओसीसी अकाउंट खोलेंगे तो उसे हम बैंक ओडी या बैंक ओसीसी अकाउंट में डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एसबीआई ओडी अकाउंट खोलते हैं तो उसे हम बैंक ओडी, वास्तव में ये दोनों अकाउंट एक ही होते हैं। हम आपको टैली में इन बैंक ओडी और बैंक ओसीसी अकाउंट खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंक ओडी अकाउंट ओपन किया, तो यहाँ पे हमें उपयोग ग्रुप चयन करना है। तो उपयोग ग्रुप का चयन हम बैंक ओडी, तो मैंने यहाँ पे बैंक ओडी किया और यहाँ पे हम अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कि हमें बैंक द्वारा कितनी लिमिट मिली है। और अगर हम यहाँ से बैंक ओसीसी भी अगर चयन करेंगे यानी चुनेंगे तो हमारा बैंक ओडी ही सिलेक्ट होगा। और बैंक ओसीसी, देखिए फिर से मैं बैंक ओसीसी कर रहा हूं तो यहाँ हमारा बैंक ओडी, तो वास्तव में ये दोनों ग्रुप एक ही हैं। तो इस तरह हम बैंक ओडी अकाउंट बैंक ओडी के अंतर्गत खोल सकते हैं। तो बैंक ओडी या बैंक ओसीसी या कोई बैंक से हम कोई लोन ले रहे हैं तो हम बैंक ओसीसी ग्रुप में इसको ओपन करेंगे। तो वास्तव में ये दोनों ग्रुप हैं वो एक ही होते हैं। यदि आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है तो बैंक ओडी ग्रुप में डालें। यदि आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो आप इसे बैंक ओडी ग्रुप में रखें। और यदि आपने बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट लिया है तो बैंक ओसीसी ग्रुप में रखें। तो इन दोनों वास्तव में ये दोनों मार्केट में अलग अलग होते हैं। तो वास्तव में ये दोनों मार्केट में अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों वास्तव में ये दोनों मार्केट में अलग अलग होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में होते क्या हैं। तो फिलहाल हम अभी आपको ये बता दें कि आप इन दोनों टैली प्राइम में इन दोनों का एक ग्रुप एक ही है, चाहे बैंक ओडी खोलें चाहे बैंक ओसीसी। तो इस तरह हम ओपन खोलेंगे तो हम आगे आपको सारे बैंक अकाउंट या करेंट है या एसबीआई सारे अकाउंट की डिटेल देंगे। तो अगर आप बैंक लोन अकाउंट भी खोलेंगे तो आपको बैंक लोन अकाउंट आपको बैंक ओडीडी के अंदर ही डालना है। इसके बाद हम कुछ चार्ट बनाए हैं कि किस अकाउंट को किस बैंक के में आपको ग्रुप में खोलना है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसको बैंक ग्रुप में रखें। अगर आप करेंट अकाउंट खोलते हैं तो बैंक अकाउंट के अंदर ही रखें। हाँ, ये अगर आपका बैंक किसी एसबीआई है, यूनियन है, तो उस बैंक से भी आप नाम से आप जैसे एसबीआई बैंक अकाउंट, यूनियन बैंक अकाउंट के आप नाम से खाते खोल सकते हैं। और इसका जो नेचर होता है वो एसेट्स होता है। और इसके बाद आरडी अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो आरडी अकाउंट को आप इन्वेस्टमेंट के अंदर खोलें और एफडी अकाउंट को इन्वेस्टमेंट में के अंतर्गत खोलें। बैंक मैनुअल अकाउंट को आप इन्वेस्टमेंट के अंदर खोलें। म्यूचुअल फंड आप एफडीएफसी बैंक म्यूचुअल फंड अकाउंट को इन्वेस्टमेंट के अंदर खोलें। तो एफडीएफसी करेंट अकाउंट को आप बैंक ओडी ग्रुप के अंतर्गत खोलें। और इसके बाद अगर आप एफडीएफसी सीसी अकाउंट यानी कि क्रेडिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसे बैंक ओडी ग्रुप में रखें। और अगर आप कैश क्रेडिट अकाउंट खोलते हैं तो उसे बैंक ओडी अकाउंट के अंतर्गत खोल सकते हैं। अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो सिक्योर, अनसिक्योर या बैंक ओडी अकाउंट के अंतर्गत आप खोल सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो ग्रुप हमारा है कैपिटल ग्रुप। तो कैपिटल ग्रुप के अंतर्गत हम शेयर कैपिटल, कैपिटल या पार्टनर कैपिटल के अकाउंट खोलते हैं। और इसके अंदर हम ड्राइंग और लाइफ इंश्योरेंस के भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो ग्रुप है वो कैश इन हैंड। तो ऑलरेडी हमारा कैश का लेजर बना होता है और अगर हम चाहे तो कैश को अल्टर करके कैश अकाउंट कर सकते हैं। इसका जो ग्रुप होता है वो कैश अकाउंट, कैश इन हैंड होता है। और पेटी कैश का भी अकाउंट हम कैश इन हैंड में खोलेंगे। और इसके बाद हमारा अगला ग्रुप है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स ग्रुप के अंतर्गत हम प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्यूड इनकम, म्यूचुअल फंड या प्रीपेड रेंट के अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारा है करंट लायबिलिटी।
तो करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत हम आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्स पेबल, इन सारे लेजर को हम करेंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत खोलते हैं। अगला हमारा ग्रुप है डिपॉजिट एसेट्स। अगर कंपनी द्वारा कोई भी डिपॉजिट किया जाता है तो इसे हम डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप में रखते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन सारे लेजर को हम डिपॉजिट एसेट्स में खोलेंगे। इसके बाद अगला ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंसेज या एक्सपेंसेज डायरेक्ट। तो टैली प्राइम में इन दोनों दो ग्रुप सेम हैं। तो ऐसे व्यय जो उत्पादन से संबंधित हों और जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट या सकल आय को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे लेजर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत खोलेंगे। और हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को प्रभावित करते हैं। जिससे ट्रेडिंग अकाउंट के फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ये शो होता है, जैसे लेबर अकाउंट, वेजेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट, कोलरफिल, यानी वैसे खर्चे जो हमारे उत्पादन से संबंधित होते हैं, तो वे उन सभी खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज की श्रेणी में रखते हैं। अगला खर्च है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ये खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ये भी कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद, जैसे हमने कोई प्रोडक्शन कर रहा है, पैकिंग चार्जेज हो, विज्ञापन हो, तो इन सारे खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की श्रेणी में रखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हमारे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में शो होता है। और वे खर्चे जैसे रेंट अकाउंट, बैड डेट्स, स्टेशनरी एक्सपेंसेज, डिप्रिसिएशंस, बैंक चार्जेज, कमीशन अलाउ, सैलरी, टेलीफोन बिल, ये सभी खर्चे, और इलेक्ट्रिक बिल, एडवर्टाइजमेंट, डोनेशन, चैरिटी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, रिपेयर चार्जेज, पोस्टल कुरियर, ये सारे खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ग्रुप में रखते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो ग्रुप है वो है ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो बिजनेस में जितने भी टैक्सेस हैं, सभी टैक्सेस को हम ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप में रखते हैं, जैसे जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, वैट, टीडीएस या सैलरी टैक्स, कोई भी टैक्स, सेल टैक्स, कोई भी टैक्स हो, इसे हम ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप में ही रखेंगे। इसके बाद अगला है इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट। ये दो ग्रुप एक ही होते हैं। तो ऐसे आय जो बिक्री के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हों, यानी बिजनेस में अगर हम सेल के अलावा कोई आय होता है, उन्हें हम डायरेक्ट इनकम ग्रुप में रखते हैं, जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट्स रिकवर। तो बैड डेट मतलब अप्राप्त ऋण। तो ऐसे बैड डेट्स ऐसे भुगतान जो हमें मिलने थे, यानी हमने किसी पार्टी को माल बेचा है, वो इस वर्ष के दौरान हमें रिसीव नहीं हो पाए हैं, अगर वो बाद में रिकवर होते हैं तो उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं, अप्राप्त ऋण बोलते हैं। तो इससे जब बाद में अगर कोई रिकवर होता है तो इसे हम डायरेक्ट इनकम में लेजर खोलकर उसे एंट्री को पास करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एलआईसी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, तो इन सारे को हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है परचेज। परचेज के अंतर्गत हम परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट, ये दो लेजर इसमें खोलते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा परचेज है। तो परचेज के अंतर्गत हम परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट को खोलते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप हमारा सेल है। तो सेल के अंतर्गत हम सेल अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट को के लेजर खोलते हैं। इसके बाद हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं, उनकी लेजर हम इस ग्रुप के अंतर्गत खोलते हैं, जैसे सोहन, मोहन या कोई भी पार्टी जिनसे हम उधार माल खरीदे, प्रसाद इंटरप्राइजेस, इन सारे के लेजर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में खोलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है सन्ड्री डेबिटर्स, देनदार, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम माल बेचते हैं, जिनको उधार माल बेचते हैं, उन्हें आप सन्ड्री डेबिटर्स ग्रुप के अंतर्गत खोलेंगे, जैसे रवि, मनीष, सुरेश, कोई भी पार्टी हो जिन्हें माल बेचेंगे आप, इनके इस ग्रुप के अंतर्गत डालेंगे। इसके बाद है सिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन मतलब नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये सिक्योर है, यानी वे ऋण
जिन्हें लेने के लिए आप कोई न कोई संपत्ति या कोई प्रतिभूति या कोई गोल्ड आप सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, वो सिक्योर लोन कहलाता है। तो बैंक को छोड़कर आपने कहीं से भी लोन लिया हो, उसके लिए सिक्योरिटी दी गई हो, तो उसे आप सिक्योर लोन ग्रुप के अंतर्गत खोलेंगे। जैसे ज़मीन, मकान या कीमती वस्तु, ठीक है, ज़मीन, मकान या कोई भी आप सिक्योरिटी के रूप में आपने दिया हुआ है, तो ऐसे लेजर को आप सिक्योर लोन में डालेंगे। जैसे बजाज फाइनेंस से आप कोई लोन लेते हैं, उसके बदले में आपने कोई सिक्योरिटी दी है, तो उसको हम डालेंगे सिक्योर लोन में। इसके बाद अगला जो ग्रुप आता है हमारा है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन यानी आप कहीं से भी लोन लिया हो और उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी न दी गई हो। तो अधिकतर ये लोन हम अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से लेते हैं। तो ऐसे लेजर को हम अनसिक्योर लोन में रखेंगे, ऐसे लेजर हम अनसिक्योर लोन में बनाएंगे। अगला है लोन एंड एडवांस। जिस तरह हम लोन लेते हैं उसी तरह अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो ऐसे लेजर हम लोन एंड एडवांस के ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे। और अगर हम किसी को एडवांस पेमेंट करते भी हैं तो उसके लिए भी हम ये लेजर जो बनाएंगे वो लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंतर्गत ही बनाएंगे। तो अगर हम अपने मित्र को लोन दें या एडवांस सैलरी को पेमेंट करते हैं तो ये सारे लेजर हमारे लोन एडवांस ग्रुप के अंतर्गत बनेंगे। इसके बाद जो अगला लेजर हमारा है सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ऐसे खर्चे, ऐसी एंट्री जो हमें ध्यान में नहीं आते हैं, आ रहे होते हैं, उन्हें हम सस्पेंस अकाउंट बना के रिकॉर्ड करते हैं। तो बाद में अगर ज्ञात होता है तो इसे हम एडिट कर लेते हैं। तो ऐसे अकाउंट, सारे अकाउंट हम सस्पेंस अकाउंट में खोलेंगे। अगला है फिक्स्ड एसेट्स। सभी स्थायी संपत्ति जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीन, मोबाइल, गुडविल, इन सारों को हम फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में खोलेंगे। अगला है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक व्यय। ऐसे खर्चे जो हमें व्यापार प्रारंभ करने से पहले किए हुए होते हैं, उन सारे खर्चों को हम इस मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो जैसे हमने व्यापार चालू करने से पहले कोई विज्ञापन खर्च किया है या रिपेयर खर्च किया है, उन सारे खर्चों को हम शुरू में डालेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ऐसे सभी खर्चे जो व्यापार को प्रारंभ करने के पहले किए जाते हैं, जैसे विज्ञापन खर्च, ऑफिस मरम्मत। तो अगर हम कोई विज्ञापन खर्च करते हैं अगर व्यापार के बाद, तो उसकी एंट्री करते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब हम विज्ञापन शुरू नहीं करते तो उस समय कैश जो व्यापार के बाहर नहीं जाता है, तो उसमें जो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। अगर हम कोई विज्ञापन खर्च करते हैं व्यापार प्रारंभ के पहले, तो उसकी जो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी उस समय हमारा कैश जो है बिजनेस से बाहर नहीं जाता है, इसलिए हम उसको एज ए कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। यानी जो सारा जो होगा वो जो खर्चे होते हैं वो हमारे कैश को प्रभावित करते हैं। उन खर्चों से हमारा कैश जो है, जो ओनर द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है वे कम होते हैं, इसलिए हम कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह सारे वे खर्चे जो प्रारंभिक होते हैं उन्हें हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। इसके बाद है प्रोविजन। तो प्रोविजन व्यापार में भविष्य में होने वाले हानियों से बचने के लिए हम व्यापार में कुछ फंड बनाते हैं जिन्हें प्रोविजन के नाम से जानते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अप्राप्त ऋण या, तो इन खर्चों को हम प्रोविजन में दिखाते हैं। इसके बाद अगला हमारा है स्टॉक इन हैंड। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिशिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, इन सारे लेजर को हम स्टॉक इन हैंड में दिखाते हैं।